हेलो दोस्तों, केडी एग्री सॉइल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। मॉक टेस्ट सीरीज सेकेंड के थर्ड मॉक टेस्ट जिसका टॉपिक है सॉइल पेडोलॉजी, उसके 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डाउट्स आपके मन में इस मॉक टेस्ट को लेकर थे वो क्लियर करेंगे। जो भी राइट आंसर है वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि अधिक से अधिक लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, डिस्कस कर पाए। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है a structureless form of silica closely related to flint that breaks into angular fragment is। तो सिलिका की स्ट्रक्चरलेस फॉर्म है कौन सी? जो फ्लिंट एक टाइप का सिलिका है, उसके क्लोजली रिलेटेड है और वो ब्रेक होती है एंगुलर फ्रेगमेंट्स में। और अपने ऑप्शंस दे रखे हैं सैनिडिन, फॉर्थाइट, चैट एंड पेरिडोटाइट। ओके, तो ध्यान रखना सैनिडिन, फॉर्थाइट एंड पेरिडोटाइट ये तीनों ही सिलिका नहीं है। ओके, इसमें सिलिका एक ही है, चर्ट, और ये चर्ट ही है जो फ्लिंट के क्लोज रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है और सिलिका की एक स्ट्रक्चरलेस फॉर्म है। ओके, तो आंसर इसका क्या है? फर्स्ट का चर्ट है। मोस्ट ऑफ ने ये सही किया था आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है एल्पाइन मीडो सॉइल एंड प्लेनो सॉइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। देखो, आपको जितने भी सॉइल ऑर्डर है उसमें आप जो डोकुचेव का जेनेटिक क्लासिफिकेशन था, फिर मार्बट का मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, तो जो डोकुचेव का जेनेटिक क्लासिफिकेशन था उसमें तीन टाइप की क्लासेस दी थी, ऑर्डर दिए थे। एक तो जोनल, एजोनल एंड इंट्राजोनल। सबसे पहले उन्होंने नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड ट्रांजिशनल दिए, फिर उसका नाम चेंज करके ही जोनल, एजोनल एंड इंट्राजोनल किया। तो जोनल सॉइल, एजोनल सॉइल एंड इंट्राजोनल सॉइल, ये तीन टाइप के ऑर्डर सबसे पहले थे जेनेटिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन था इसमें तीन टाइप की सॉइल थी। तो जो जोनल सॉइल थी उसमें क्या था कि उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, जितने भी सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है वो अच्छे से काम कर रहे थे, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और मेनली डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन किस पे? जो जोनल सॉइल थी उसमें कौन? क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर पे। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सोइल चेंज हो रही है, और बायोस्फीयर चेंज हो रहा है तो सोइल चेंज हो रही है। तो मेनली डिपेंड करता था क्लाइमेट एंड बायो। तो ये जो जोन सिस्टम है या फिर जोनलिटी सिस्टम है, तो ये दिया था डोकुचेव ने, और तीन टाइप की क्लासिफिकेशन दिए थे। नॉर्मल सॉइल्स, क्लास फर्स्ट, एंड क्लास बी ट्रांजिशनल सॉइल एंड एबनॉर्मल सॉइल्स। और उसी को बाद में वापस रीनेम्ड किया जोनल सॉइल, इंट्राजोनल सॉइल एंड एजोनल। नॉर्मल मीन जोनल सॉइल, ट्रांजिशनल मीन इंट्राजोनल सॉइल एंड एबनॉर्मल मीन एजोनल सॉइल। अब बात करें अपन जोनल सॉइल की। जो जोनल सॉइल होती है वो क्या होती है? तो जोनल सॉइल क्या होती है? जोनल सॉइल होती है कि द सॉइल्स दैट हैव फुली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल। तो जिनका डेवलपमेंट या फिर जिन सॉइल का डेवलपमेंट या सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट फुली एकदम कंप्लीट हो गया है, तो ऐसे सॉइल्स क्या होगी? जोनल सॉइल, एंड आर इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट कंडीशंस सच एज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन आर कॉल्ड या टर्म्ड एज जोनल सॉइल। तो जोनल सॉइल है मतलब जो फुली डेवलप है सॉइल प्रोफाइल जिसका, और वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? बायोस्फीयर के साथ, वेजिटेशन के साथ, क्लाइमेट के साथ। तो वो की जोनल सॉइल। बहुत टाइप की है, टुंड्रा सॉइल्स, लाइट ग्रे पॉडजोलाई सॉइल, डार्क ग्रे सॉइल्स, सैंडोजेम, चेस्टनट, ब्राउन सॉइल्स, ये जितनी भी टाइप की, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल्स, व्हाइट सॉइल्स, ये सारी की सारी क्या है? ये जोनल सॉइल है। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल है। दूसरे नंबर अपन बात करें इंट्राजोनल सॉइल की या फिर ट्रांजिशनल सॉइल्स की, तो वो क्या होती है? तो ट्रांजिशनल या इंट्राजोनल सॉइल क्या होती है? अपन बात करें इसकी, तो इंट्राजोनल सॉइल की बात करें तो वो क्या होती है कि सॉइल अकरिंग विद इन द जोनल एरियाज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिटरमाइंड बाय लोकल कंडीशंस सच एज ट्रोपोग्राफी, स्पेसिफिक पैरेंट मटेरियल आर टर्म्ड एज इंट्राजोनल सॉइल। तो इंट्राजोनल सॉइल क्या होती है कि ऐसी सॉइल जो है तो जोनल सॉइल के अंदर आती है, लेकिन उस पर जो इफेक्ट पड़ता है या उस पर जो ज़्यादा मोस्ट ऑफ जो कैरेक्टर डिसाइड करते हैं वो क्या करते हैं? या तो उसका पेरेंट मटेरियल और या फिर
टोपोग्राफी क्या है, रिलीफ क्या है उसका, तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट मटेरियल टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसी सोइल क्या कहलाती है, इंट्राजोनल सोइल कहलाती है। अब ये दो टाइप की जो इंट्रा सोइल तो वो होती है इंट्राजोनल सोइल। ओके, अब बात करें अपन थर्ड नंबर एजोनल सोइल की। तो एजोनल सोइल क्या होती है, एजोनल सोइल होती है कि the soils where time has been a limiting factor to produce horizonization are termed as azonal soil। तो जहाँ होरिजन नहीं बन पा रहे हैं, जहाँ पे होरिजन नहीं बन पा रहे ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो डेवलप होनी शुरू हो रही है, रिसेंटली वो बन रही है सोइल, प्रोफाइल अच्छे से नहीं बने, बनना शुरू भी नहीं हुए, तो ऐसी सोइल क्या होगी, एजोनल सोइल होगी। तो अपन तीनों सोइल की बात करें, जोनल, इंट्राजोनल एंड एजोनल, क्लाइमेट बायोस्फीयर जोनल, और यदि टोपोग्राफी या पेरेंट मटेरियल तो बात करें किसकी, इंट्राजोनल, और यदि टाइम की बात करें तो कौन सी है, एजोनल सोइल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जोनल, इंट्राजोनल एंड एजोनल। तो ये तीन टाइप के सोइल ऑर्डर हैं अकॉर्डिंग टू जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल गिवन बाय डोकुचेव, जोनलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो जोनल, जैसे आप सोइल फॉर्मिंग फैक्टर आपको याद होंगे, CLB, RPT, क्लाइमेट बायोस्फीयर, रिलीफ, जो आप टोपोग्राफी बोलते हैं, P पेरेंट मटेरियल, T लास्ट में टाइम। तो CLB RPT, CLB RPT, तो ऐसे करके आपको याद है क्या, सोइल फॉर्मिंग फैक्टर। तो फर्स्ट टू सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो किस पे होता है, जोनल सोइल पे होता है। तो इसका इफेक्ट कौन रिफ्लेक्ट करता है, जोनल सोइल। अब दूसरे नंबर वाले दो, रिलीफ एंड पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल, तो ये कहाँ किसको अफेक्ट करते हैं, ये करते हैं इंट्राजोनल सोइल को। एंड लास्ट जो फैक्टर है सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, वो है टाइम, और जो टाइम किसको इफेक्ट करता है, वो करता है एजोनल सोइल को। तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि जोनल सोइल किसको रिफ्लेक्ट करती है, किसके इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है। तो फर्स्ट टू फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। सेकेंड है जो इंट्राजोनल है, ट्रांजिशनल सोइल है, वो किसको, तो जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर के सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है कौन कौन से, पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी, तो वो इंट्राजोनल सोइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके उस पर इफेक्ट डालते हैं। और लास्ट वन अपन देखते हैं एजोनल सोइल, तो लास्ट अपना जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है कौन सा, टाइम। तो टाइम की लिमिटेशन की वजह से जो बनती है सोइल, जिसमें ओरिजिनाइजेशन नहीं हो पाता या सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो वो कौन सी सोइल है, एजोनल सोइल है। अब अपन बात करें एल्पाइन, मीडो सोइल्स एंड प्लेनो सोइल किसके एग्जांपल है। देखो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया ये जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल, तो अपन ये बात करें एल्पाइन, मीडो सोइल्स एंड प्लेनो सोइल किसके एग्जांपल है। तो ये जोनल सोइल के भी नहीं है, एजोनल सोइल के भी नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्राजोनल सोइल को, वापस तीन सब ऑर्डर में डिवाइड किया है, कौन कौन से, एलोमॉर्फिक, हाइड्रोमॉर्फिक एंड कैल्सीमॉर्फिक। कौन कौन से, एलोमॉर्फिक, हाइड्रोमॉर्फिक एंड कैल्सीमॉर्फिक। तो अपन बात करें एल्पाइन, मीडो सोइल्स एंड प्लेनो सोइल की, तो ये एक टाइप की हाइड्रोमॉर्फिक सोइल है। क्या है, हाइड्रो, जो सोइल मार्शेज या फिर जो जहाँ पे स्वैम्प बन गए हैं, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा है, वाटरलॉक्ड कंडीशन है, तो वहाँ की सोइल है हाइड्रोमॉर्फिक। तो ये एक टाइप की इंट्राजोनल सोइल है, और इंट्राजोनल में किस टाइप की सोइल है, हाइड्रोमॉर्फिक सोइल है। तो जो एल्पाइन, मीडो सोइल्स एंड प्लेनो सोइल है वो किसके एग्जांपल है, हाइड्रोमॉर्फिक सोइल्स या इंट्राजोनल सोइल्स के। ओके, एलोमॉर्फिक के भी नहीं है, जोनल सोइल के भी नहीं है, एजोनल सोइल के भी नहीं है। अब मैं एक और बात बता दूं, जोनल सोइल को वापस 6 सब ऑर्डर में डिवाइड किया है। तो जोनल सोइल के अंदर कितने सब ऑर्डर आते हैं, 6 आते हैं। और इंट्राजोनल के अंदर 3, जो भी नाम बताए मैंने, हेलोमॉर्फिक, हाइड्रोमॉर्फिक एंड कैल्सीमॉर्फिक। और 3 नंबर एजोनल सोइल का कोई भी सब ऑर्डर नहीं है, एलुवियल सोइल, रिगोसोल, ये लिथोसोल इसके एग्जाम्पल है। तो एजोनल सोइल के कोई भी सब ऑर्डर नहीं है, जोनल सोइल के 6 सब ऑर्डर है, और इंट्राजोनल सोइल के 3 सब ऑर्डर है, 3 सब ऑर्डर है। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनरल और ऑर्गेनिक सॉइल होरिजन दैट हैज a pH of less than 3.5 is toxic to plant roots and has yellow mottles of xerocyte. ओके, तो कैल्सिक फर्स्ट ऑप्शन, जिप्सिक, सल्फ्यूरिक एंड नेट्रिक। कैल्सिक होता है जिप्सिक, सल्फ्यूरिक एंड नेट्रिक होरिजन, 4 ऑप्शन है। तो अपन देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कैल्सिक होरिजन। तो कैल्सिक होरिजन क्या होता है, एन एलुवियल होरिजन, आइलुवियल होरिजन। ये कौन सा होता है, आइलुवियल मतलब सब सरफेस होरिजन है, और इसको बोल सकते हैं एंडोपेडोन। क्या है,
एंडोपेडोन। तो एन आइलुवियल हॉरिजन विद सेकेंडरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एनरिच मटेरियल। तो जो कैल्सिक होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी। यहाँ पे दे रखा है सोइल हॉरिजन दैट हैज पीएच ऑफ लेस देन 3.5, तो कैल्सिक इसका आंसर नहीं है। सेकंड देखते हैं जिप्सिक हॉरिजन। कौन सा देखते हैं, जिप्सिक। ये भी एक आइलुवियल हॉरिजन है, आइलुवियल मीन सब सरफेस हॉरिजन है। With secondary calcium and magnesium sulfate enriched material, it is more than 15 centimeter thick and that contain at least 5% more gypsum, calcium sulfate than the underlying horizon or layer। तो यहाँ पे भी जो ये जिप्सिक हॉरिजन है वो क्या है, वो भी कंटेन करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। तो यहाँ पे कोई कंडीशन दे रखी है, वो तो है 3.5 से ज्यादा कम होना चाहिए पीएच, लेकिन यहाँ पे जिप्सिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अपन सल्फ्यूरिक की बात करें तो सल्फ्यूरिक क्या होता है, सल्फ्यूरिक होता है मिनरल और ऑर्गेनिक सोइल हॉरिजन that is 15 centimeter or more thick and has a pH value less than pH 3.5 और equal to 3.5। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक ओरिजिन है उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल इसी ओरिजिन, ए मिनरल और ऑर्गेनिक सॉइल दैट हैज ए पीएच ऑफ लेस देन 3.5, और 3.5 है पीएच, तो रियली वो क्या होगा, टॉक्सिक होगा प्लांट रूट्स के लिए। और सेकंड इसने क्या कंडीशन दे रखी है, द हॉरिजन हैज येलो मोटल्स ऑफ जेरोसाइट कंसंट्रेशंस। तो बिल्कुल जो जेरोसाइट होता है या येलो मोटल्स बन जाते हैं जेरोसाइट के, वो किस में बनते हैं, वो बनते हैं सल्फ्यूरिक हॉरिजन में। तो इसका आंसर क्या है, सल्फ्यूरिक हॉरिजन। तो लास्ट देखते हैं अपन नाइट्रिक हॉरिजन। नाइट्रिक हॉरिजन क्या होता है, ओके। तो नाइट्रिक हॉरिजन होता है हाई सोडियम क्ले एनरिच्ड हॉरिजन विद कॉलमनर एंड प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। जो नाइट्रिक होता है वो कैसे बनाता है, यदि एनरिचमेंट हो गया सोडियम का सोइल में, तो जो आइलुवियल हॉरिजन बन रहा है वो क्या, कौन सा हो रहा है, वो होगा नाइट्रिक हॉरिजन। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, सल्फ्यूरिक हॉरिजन। सल्फ्यूरिक हॉरिजन क्या होता है, मिनरल और ऑर्गेनिक सोइल हॉरिजन that has a pH of less than 3.5 is toxic to plant roots and has a yellow mottle of xerocyte। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द peeling away of surface masses of rock due to variations in temperature is known as। तो 2019 JRF एग्जाम में ये पूछा भी गया था, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था लेकिन था इसी पे। द peeling away of surface masses of rocks due to variation in temperatures। तो टेम्परेचर के वेरिएशन मतलब डायगोनल जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डे और नाइट का, तो जो ये टेम्परेचर चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से जो रॉक्स का सरफेस मासेज है वो पील आउट हो रहा है, पीलिंग अवे हो रहा है, पील आउट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोलाइसिस, एक्सफोलिएशन, एक्सपांशन एंड हाइड्रेशन। तो इसको क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ओनियन, तो ओनियन में जैसे लेयर्स बनी हुई है, तो डायगोनल ऐसे ही रॉक्स की बात करें तो ऐसी रॉक्स पे जो लेयर है, सरफेस लेयर, उससे सब सरफेस लेयर, नीचे और की लेयर, इनर लेयर, ऐसे लेयर्स में है मान लो। तो जैसे ही रात का और दिन का टेम्परेचर में, डे या नाइट टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से उसकी जो सरफेस मास है वो थोड़ा जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सपांसर हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो वापस श्रिंक हो रहा है। तो ऐसे घटने, श्रिंक स्वेल करने की वजह से या फिर एक्सपांसन एंड कंसंट्रेशन करने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो सरफेस है, सरफेस मास है वो पील आउट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन, या फिर अपन बोल सकते हैं ओनियन टाइप वेदरिंग। तो ओनियन टाइप की वेदरिंग हो जाएगी। ओनियन में जैसे लेयर्स हटती है ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे वापस ऊपर की हटाएंगे और नीचे की, फिर और हटाएंगे नीचे की, और हटाएंगे नीचे की। तो वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, एक्सफोलिएशन या फिर ओनियन टाइप की वेदरिंग बोलते हैं इसको। तो द पीलिंग अवे ऑफ सरफेस मासेस ऑफ रॉक ड्यू टू वेरिएशंस इन टेम्परेचर इज नोन एज एक्सफोलिएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ सर्पेंटाइन फ्रॉम ओलिवाइन। ओके, सबसे ज्यादा डाउट इसी में था, तो क्योंकि ये जो बाय मिस्टेक हाइड्रोलाइसिस टिक हो गया था राइट आंसर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इन फॉर्मेशन ऑफ सर्पेंटाइन फ्रॉम ओलिवाइन। तो ओलिवाइन से जो सर्पेंटाइन बनने की जो केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है वो है हाइड्रेशन। ओके, कंफ्यूज मत होना, बाद में मैं सही कर दिया था इसका आंसर, आपको असुविधा हुई इसके लिए खेद है मुझे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, हाइड्रेशन है। ओके, आज से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकस पेरेंट मटेरियल इज एसेंशियल फॉर द, जो सिलिका के पेरेंट मटेरियल है, सिलिका पेरेंट मटेरियल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन। तो जो सिलिका के पेरेंट मटेरियल है वो कौन सी प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, किसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है उसकी, तो फर्स्ट है लेटराइजेशन, सेकंड पोर्टोलाइजेशन, पेडोटर्बेशन एंड आर्जिलेशन।
पेडोटर्बेशन इज मिक्सिंग ऑफ सॉइल, तो इसमें पेरेंट मटेरियल का ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो अपन इसमें देखो दो कंफ्यूजन है, एक तो लेटराइजेशन एंड पोडोलाइजेशन। तो ध्यान रखना जो बेसिक पेरेंट मटेरियल है ओके वो असेंशियल होते हैं लेटराइजेशन प्रोसेस के लिए ओके। एंड जो एसिडिक पेरेंट मटेरियल है लाइक सिलिका, तो एसिडिक पेरेंट मटेरियल पोडोलाइजेशन के लिए लाइक सिलिका, एंड जो बेसिक पेरेंट मटेरियल है वो किसके लिए एसेंशियल है, लेटराइजेशन प्रोसेस के लिए। तो सिलिका पेरेंट मटेरियल किसके लिए एसेंशियल है, सिलिका एक टाइप की एसिडिक पेरेंट मटेरियल है और ये किसके लिए, पोडोलाइजेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या है, पोडोलाइजेशन। और यहाँ पूछते हैं बेसिक पेरेंट मटेरियल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस, तो आंसर क्या जाता, लेटराइजेशन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल इन द वर्ल्ड आर। तो सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल कौन सी है इस पूरे वर्ल्ड में, हिस्टोसॉल्स, एंटीसॉल, ऑक्सीसॉल एंड मॉलिसॉल्स। तो आपने बहुत लोगों ने राइट किया था आंसर और ऑलमोस्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो जो बेस्ट बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल है वर्ल्ड में वो है मॉलिसॉल ओके। इसका राइट आंसर क्या है, मॉलिसॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, soil order characterized by excess weathering with dominant iron and aluminum oxide clay common in tropics। तो एक्सेस वेदरिंग, यहाँ पे आप कुछ भी मत देखना, यहाँ एक जो ये पॉइंट लिख रखा है एक्सेस वेदरिंग मतलब हाईली वेदर्ड सॉइल है। कौन सा ऑर्डर है, हाईली वेदर्ड। तो यहाँ पे अल्टीसॉल, अल्फीसॉल एंड ऑक्सीसॉल तीनों ही हाईली वेदर्ड है, मतलब इसमें वेदरिंग ज्यादा हो रखी है। एंटीसॉल अभी रिसेंटली डेवलप है, वेदरिंग लेस है, बहुत लिस्ट वेदरिंग है। तो यहाँ तीन ऑप्शन है, तीनों ही फर्स्ट ऑप्शन है, तीनों ही हाईली वेदर्ड है, अल्टीसॉल, अल्फीसॉल एंड ऑक्सीसॉल। तो इनमें जो अपन का जो सबसे ज्यादा हाईली एक्सेस वेदरिंग वाला है वो है ऑक्सीसॉल। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, ऑक्सीसॉल। वैसे तीनों में वेदरिंग हाई है, लेकिन जो हाईएस्ट वेदरिंग है, जो मैक्सिमम वेदरिंग हो चुकी है, एक्सेस वेदरिंग हो चुकी है, वो किसमें हो चुकी है, ऑक्सीसॉल में ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीसॉल। नेक्स्ट है, वन ऑफ द हायर कैटेगरी इन ट्रेडिशनल या जेनेटिक सिस्टम ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ बहुत लोगों ने गलत किया है, पता नहीं वो क्या सोच के कर रहे थे क्वेश्चन क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जेनेटिक सिस्टम में पूछा है, ना कि सोइल टैक्सोनॉमी में। तो सोइल टैक्सोनॉमी का जो अपन हाईएस्ट करते हैं तो ऑर्डर, सब ऑर्डर, फिर ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज, ये 6 कैटेगरीज है। अपन बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल सिस्टम की। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में या ध्यान रखना यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा, सोइल फेज एंड सीरीज आप जो है वो क्या है, लोअर कैटेगरीज है। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था ग्रेड ग्रुप एंड ग्रेड सोइल ग्रुप। देखो ग्रेड ग्रुप है वो है टैक्सोनॉमी का कैटेगरी, सोइल टैक्सोनॉमी या 7 अप्रोक्सीमेशन जिसने दिया उसमें जो कैटेगरी है वो ग्रेड ग्रुप इंक्लूड करते। ग्रेड सोइल ग्रुप वो एक कैटेगरी है किसकी, ट्रेडिशनल या फिर जेनेटिक सिस्टम की। तो इसका राइट आंसर, इसमें एक ही ऐसी कैटेगरी है जो जेनेटिक सिस्टम में इंक्लूड है, तो वो कौन सी है, ग्रेड सोइल ग्रुप ओके। सीरीज है ट्रेडिशनल सिस्टम की, लेकिन वो बहुत लोअर कैटेगरी है। तो इसका जो राइट आंसर है, हायर कैटेगरी जेनेटिक सिस्टम की कौन सी है, ग्रेड सोइल ग्रुप। और ग्रेड सोइल ग्रुप टैक्सोनॉमी में इंक्लूड नहीं है ओके। वो जो ग्रुप इंक्लूड है वो है ग्रेड ग्रुप, ग्रेड सोइल ग्रुप, जेनेटिक सिस्टम एंड ग्रेड। तो ग्रेड ग्रुप किसका एग्जांपल है, वो तो है सोइल टैक्सोनॉमी का, जो 7th अप्रोक्सीमेशन के द्वारा सोइल टैक्सोनॉमी दी गई उसका। एंड ग्रेड सोइल ग्रुप किसका एग्जांपल है, किसकी हायर कैटेगरी है, वो है ट्रेडिशनल या जेनेटिक क्लासिफिकेशन का ओके। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कल्पचरिंग ऑफ सरफेस ऑफ द लैंड बाय वेदरिंग और इरोजन इज नोन एज। तो जो स्कल्पचरिंग हो रही है सरफेस ऑफ लैंड की, बाय वेदरिंग भी हो सकती है, बाय इरोजन भी, तो इसको क्या बोलते हैं, ये किसकी डेफिनेशन है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट डिफ्लेशन, डिसइंटीग्रेशन, डेनुडेशन एंड डिलिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है डेनुडेशन। तो ये जितने भी है टर्म्स रिलेटेड, सोइल से रिलेटेड टर्म्स है जितने भी, तो वो सारे के सारे आप कोई सी भी बुक्स के पीछे या फिर आगे जो ग्लोसरी दे रखी होती है ओके, जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है उसमें आप जाके देख लेना, ताकि ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार जेआरएफ एंड अदर एग्जाम्स में। तो आप एक बार देख लोगे, ये सारी टर्म्स देख लोगे, एक बार देख लोगे तो आपको लॉन्ग टाइम याद हो जाएगा। तो जितने भी जे साइकिल के पीछे दे रखी है बहुत अच्छे से, एनसीबीडी के आगे दे रखी है, IEEE के पीछे दे रखी है, तो ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आप एक बार एग्जाम देने से पहले देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ लैंड टू मीट ह्यूमन नीड्स इज नोन एज। तो अपन लैंड का मैनेजमेंट कर रहे हैं किस लिए, कि ह्यूमन नीड्स के लिए, ताकि अपन को अपनी नीड्स सेटिस्फाई हो पाए। तो उसके लिए अपन जो लैंड का मैनेजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन दे रखे लैंड सर्वे प्लानिंग। तो सर्वे अलग चीज हो जाती है,
सर्वे अलग चीज़ है। सेकंड है लैंड एंड सॉइल मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ लैंड बोल रखा है, सॉइल की मैनेजमेंट का नहीं बोल रखा, तो यहाँ पे सिर्फ लैंड का बोल रखा है, तो मीट ह्यूमन नीड्स, तो इसका ये। थर्ड है लैंड यूज एंड लास्ट वन लैंड इवोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है द मैनेजमेंट ऑफ लैंड टू मीट ह्यूमन नीड्स। तो अपन मैनेज कर रहे हैं लैंड को ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मीट करने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लैंड यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिक्सिंग ऑफ सॉइल बाय एनिमल एंड प्लांट्स इज नोन एज। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यदि एलिमेंट्स एनिमल्स का पूछे तो बिल्कुल फाउनल पेडोटर्बेशन, प्लांट्स का पूछे तो फ्लोरल पेडोटर्बेशन, यहाँ दोनों का पूछा है तो राइट आंसर होगा बायो पेडोटर्बेशन। ओके, एनिमल एंड प्लांट्स मतलब बायो जितने भी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनकी वजह से, एनिमल्स प्लांट्स इनकी वजह से हो रहे तो बायो पेडोटर्बेशन। और मिक्सिंग ऑफ सॉइल एनिमल्स फाउनल एंड प्लांट्स तो फ्लोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिरी सॉइल्स ऑफ यूएसए आर कंपेरेबल विद। तो जो पेरिरी सॉइल ऑफ यूएसए हैं वो ब्लैक कॉटन सॉइल के कंपेरेबल है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परवा एंड राकर आर एग्जांपल्स ऑफ। जो परवा एंड राकर है तो ये रेड सॉइल के एग्जांपल है। ओके, तो रेड सॉइल को ही एग्जांपल है परवा एंड राकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है N1 लैंड यूनिट इन लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स। जो लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन के दो ऑर्डर हैं, लैंड सुटेबल लैंड एंड नॉन सुटेबल लैंड। तो जो सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल लैंड है, तो उसमें जो N1 है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो फर्स्ट है ऑप्शन है नॉट सुटेबल, सेकंड है नॉट सुटेबल प्रेजेंटली बट सस्टेनेबल पोटेंशियली, सुटेबल पोटेंशियली, थर्ड वन है नॉट सुटेबल प्रेजेंटली एंड पोटेंशियली, एंड लास्ट वन मार्जिनली सुटेबल। तो सुटेबल तो है ही नहीं, N1 है मतलब नॉन सुटेबल है। अब नॉट सुटेबल है, अब नॉट सुटेबल में भी क्या है, जो N1 एंड N2 दो कैटेगरी है। N1 क्या इंडिकेट करता है, N1 इंडिकेट करता है नॉट सुटेबल प्रेजेंटली बट सुटेबल पोटेंशियली। अभी सुटेबल नहीं है लेकिन इन फ्यूचर सुटेबल हो सकती है, तो ये बोलता है N1 इंडिकेट करता है। एंड N2 इंडिकेट करता है नॉट सुटेबल प्रेजेंटली एंड पोटेंशियली। अभी भी प्रेजेंट में भी वो सुटेबल नहीं है और पोटेंशियली इन फ्यूचर भी वो सुटेबल नहीं है, तो ये N2। तो N1 क्या इंडिकेट करता है, नॉट सुटेबल प्रेजेंटली बट सुटेबल पोटेंशियली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकाइट इज ए। तो ट्रेकाइट एक एग्जांपल है किसका, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो ट्रेकाइट एक टाइप का क्या है, एक टाइप की इग्नियस रॉक है। तो अब इग्नियस में दो टाइप की रॉक्स होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक। तो इंट्रूसिव मीन क्या है, मोल्टन मैग्मा आया और कहाँ जम गया, इंट्रूसिव मीन इन इनर लेयर, सरफेस के बाहर नहीं आया, अंडर सरफेस वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये है इंट्रूसिव, तो इसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। एंड एक्सट्रूसिव रॉक मीन वो क्या है, वो उसका वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, वो सरफेस के ऊपर आया और वहां पे वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये होती है वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो अपन ट्रेकाइट का पूछ रहे हैं, ट्रेकाइट इज ए, तो ट्रेकाइट एक टाइप की एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक रॉक है। ओके, तो ये एक वॉल्केनिक रॉक का एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस बुक ऑथर्ड बाय। तो ये जो ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, ये बुक किसने लिखी, फर्स्ट एब्रोल एट ऑल, S.C. दत्ता, जे सहगल एंड S.R. रेड्डी। तो ये बुक लिखी है जे सहगल ने। जे सहगल की बहुत बेस्ट बुक है, आप CRF में भी इसको रेफरेंस बुक की तरह पढ़ सकते हैं, ए टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल अबव बेड रॉक्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल अबव बेड रॉक्स, तो बेड रॉक्स के ऊपर A, B एंड C तीनों ही ओरिजिन है, तो जनरली इसका आंसर होगा रिगोलिथ, लेकिन रिगोलिथ ऑप्शन में नहीं है। यहाँ क्वेश्चन होता है यदि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल अबव पेरेंट मेटेरियल, तो आंसर हो जाता है सोलम, और यहाँ बोल रखा है अबव बेड रॉक, तो आंसर रिगोलिथ जाएगा, लेकिन रिगोलिथ ऑप्शन में नहीं है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो आंसर है वो है सोइल प्रोफाइल। यदि रिगोलिथ होता तो रिगोलिथ आंसर होता, और यहाँ पूछते द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल अबव पेरेंट मटेरियल, तो आंसर जाता सोलम, लेकिन इसमें क्या है, सोइल प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज्यादा जो
कंफ्यूजन था, डाउट था स्टूडेंट का, वो इसी क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन है द लैंड सुटेबिलिटी क्लासिफिकेशन स्कीम हैज हाउ मेनी कैटेगरीज। मैंने यहाँ पे कैटेगरीज पूछा है, ना क्लासेज, ना सब क्लासेज, ना ऑर्डर, ना यूनिट्स, ना मैंने ऐसे नहीं पूछा कि हाउ मेनी क्लासेज आर देयर या हाउ मेनी ऑर्डर आर देयर। तो यहाँ मैंने पूछा है कैटेगरीज कितनी है, तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो है 4। सबसे जो हायर कैटेगरी है वो ऑर्डर, क्लास, सब क्लास एंड यूनिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 4 आंसर है। इसके ऑर्डर 2 है, सुटेबल एंड नॉट सुटेबल। अभी बात करें क्लास की तो यहाँ 6 क्लास है, ओके। लेकिन यहाँ बात करें अपन कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज कितनी है, कैटेगरीज है यहाँ पे 4, ओके। तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सब क्लासेस इंडिकेट्स द काइंड ऑफ लिमिटेशंस नॉट द डिग्री ऑफ लिमिटेशंस। सेकेंड है देयर इज 2 सब क्लासेस इन कैपेबिलिटी क्लास फर्स्ट। थर्ड है कैपेबिलिटी इंडेक्स प्रपोज्ड बाय Rickshais and Verheye in 1975. Verheye in 1975 and last one है land capability classification has 10 classes. तो देखो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेज है वो है टोटल 8 है, तो ये भी गलत। सब क्लास फर्स्ट की कोई भी सब क्लास नहीं है, तो ये भी गलत। अपन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोला कि सर 2 ऑप्शन यहाँ राइट है, तो हम कौन सा टिक करें। 2 ट्रू है। देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन देखना, आप ध्यान से देखना, जिनको भी कंफ्यूजन था इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सब क्लासेज इंडिकेट्स। यहां मैंने ये नहीं पूछा कि सब क्लास किसके ऊपर बेस्ड है या सब क्लासेज कैसे बनी, किसके अकॉर्डिंग बनती है। मैंने पूछा द सब क्लासेज इंडिकेट्स। अब सब क्लास है, जैसे सेकंड सी लिखा हुआ है, थर्ड बी डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वो दोनों इंडिकेट करता है। वो क्या क्लास भी इंडिकेट कर रहा है और सब क्लास भी इंडिकेट कर रहा है। तो द सब क्लासेज इंडिकेट काइंड ऑफ लिमिटेशंस एज वेल एज डिग्री ऑफ लिमिटेशंस टू। तो डिग्री ऑफ लिमिटेशन भी इंडिकेट करता है, काइंड ऑफ लिमिटेशंस भी। आपको यदि इसका रेफरेंस चाहिए तो आप जाइए जे सेगल की बुक उठाइए, जे सेगल की बुक में जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन दे रखा है ध्यान से एक बार पूरा पढ़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सब क्लासेज इंडिकेट्स द काइंड ऑफ लिमिटेशंस एज वेल एज डिग्री ऑफ लिमिटेशंस टू, ओके। तो सब क्लासेस दोनों ही इंडिकेट करता है। जे सेगल की बुक आप जाके देखिए, आप जब पढ़ेंगे पूरा कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि इन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द सब क्लासेस डिपेंड अपॉन या फिर बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड है, तो वहां पे काइंड ऑफ लिमिटेशंस आंसर जा सकता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ सब क्लास क्या इंडिकेट करती है, तो वो काइंड ऑफ लिमिटेशंस भी इंडिकेट करती है और डिग्री ऑफ लिमिटेशंस भी इंडिकेट करती है, ओके। एंड तो इसका ये भी रॉन्ग है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है वो है थर्ड स्टेटमेंट, जो कैपेबिलिटी इंडेक्स है वो सिस एंड वेरहे ने 1975 में दी, ओके। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो पेडोलॉजी के हैं डिस्कस किए। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया, हो सकता है कोई डाउट है आपके मन में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक मैं अभी इन दिनों में देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मैसेज करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट नहीं आई और हम इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, हम उस इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोर हो गए सोल सब्जेक्ट से, जेआरएफ से बोर हो गए, प्रिपरेशन से बोर हो गए। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो रास्ता है, ये जो आप मंजिल पाने के लिए जो रास्ता तय कर रहे हैं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये दौर ही सबसे ब्यूटीफुल है। जो प्रिपरेशन का दौर है, प्रिपरेशन का समय है, ये जो टाइम जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम है। एक बार हो गया एग्जाम, सब कुछ शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आप सुन हो जाओगे, आपको कुछ भी, और आपकी रैंक भी लग गई, फिर भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी अभी आप जो टेस्ट देते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आपको समझ में आता है, नया चीज सीखते हैं, जो आपको ये खुशी मिल रही है वो खुशी बाद में नहीं मिलेगी। तो आपको एग्जाम डेट, ये सारी चीजें, एग्जाम फॉर्म आएगा तब एग्जाम डेट साथ आ जाएगी, तो फॉर्म आने दीजिए। तब तक आप जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, जिस स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जाइए, घंटे बढ़ाते जाइए अपने पढ़ने की, और पढ़ते रहिए।
एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की डेट भी आएगी, सब कुछ होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने, एडमिशन मिलने के बाद ज़िंदगी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जो ये लाइफ है, ये प्रिपरेशन फेज है, वो ज़ीरो हो जाए। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आपने शुरू किया था, वो शुरू किया, वो दौर याद कीजिए और जुट जाइए। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, परिणाम आप ही के पक्ष में आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।